अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक ऐसी सूरत हाल सामने आई है कि जिसमें अदालत उज़्मा के 6 रुकनी बेंच ने अपने ही 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है। तफसीली फैसला आने से पहले ही उसे मुअत्तल कर दिया गया है और मुल्क में इंसानी हुकूक के हवाले से सवालात उठ गए हैं। आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में उस 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार दिया गया था और जिससे तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला था। मगर आज अदालत ने वो फैसला मुअत्तल कर दिया और सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल जारी रखने की हिदायत तो कर दी, मगर इस हवाले से हतमी फैसला जारी ना करने के अहकाम भी दे दिए हैं। अहम बात यह है कि 23 अक्टूबर को जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने न सिर्फ 9 मई के वाक़यात में मुलव्विस सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार दे दिया था, बल्कि आर्मी एक्ट की कुछ शिकें भी कलअदम करार दे दी थी, जिससे उमूमी तौर पर सिविलियंस के फौजी ट्रायल का रास्ता रुक गया था। जिसके बाद इस फैसले के खिलाफ मुतादिद अपीलें दायर हुई थी। सिंध हुकूमत के अलावा तमाम निगरान सूबाई हुकूमतों ने इस फैसले पर अपील दायर की थी। वफाकी हुकूमत और वजारत दिफा भी केस में फरीक बन गई थी और 4 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत इन अपीलों की समाअत करने के लिए एक 6 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, जिसमें सरदार तारिक मसूद के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस इरफान सादत शामिल थे। और आज जब केस की समाअत हुई तो गर्मा गर्मी भी देखी गई। जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी समाअत के दौरान बरहम नजर आए, अटॉर्नी जनरल भी गुस्से में आए और वकला भी आपस में उलझते रहे। आज समाअत का आगाज हुआ तो फरीकैन के वकला ने बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज कर दिया। आज समाअत के आगाज में एतजाज हसन के वकील लतीफ़ खोसा ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद से मुकालमा करते हुए कहा कि बेंच में आपके होने पर एतराज उठाया गया है, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने फरीकैन के वकला से सवाल किया कि आपको नोटिस किया है किसी ने। तो एतजाज एहसन ने जवाब दिया कि नोटिस से पहले जज इस पर एतराज़ हो तो इस पर दलाइल होते हैं, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने मुदाखलत करते हुए कहा कि फरीकैन के वकला का एतराज़ बेबुनियाद है। पहले मेरिट्स पर केस सुने, नोटिस के बाद एतराज़ उठाया जा सकता है। इस मौके पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि नोटिस होने के बाद एतराज़ उठाने पर केस मुतासिर होगा। लतीफ़ खोसा ने दलाइल देते हुए कहा कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने नोट में फौजी अदालतों की दरख्वास्तों पर राय दे चुके हैं, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने सवाल किया कि मुझ पर किसने एतराज़ किया है। तो सलमान अकरम राजा ने जवाब दिया कि एतराज़ जवाद ख्वाजा ने किया है, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि जवाद ख्वाजा का अपना फैसला है कि जज की मर्जी है कि वो एतराज़ पर बेंच से अलग हो या ना हो। मैं नहीं होता बेंच से अलग, क्या कर लेंगे? तो लतीफ़ खोसा ने जवाब दिया कि आप बैठकर हमारे एतराज़ के बावजूद केस सुन रहे हैं, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा तो क्या खड़े होकर केस की समाअत करें। दौरान समाअत अटॉर्नी जनरल भी गुस्से में आए और उन्होंने सवाल उठाया कि जब नोटिस नहीं तो एतराज़ कैसे सुना जा सकता है। जिन्होंने एतराज़ किया है वो खुद तो अदालत में नहीं है। बेहतर है पहले बेंच अपीलों पर समाअत का आगाज़ करे। जिसके बाद अदालत ने अपीलों पर समाअत का आगाज़ कर दिया और फरीकैन के वकला को नशिस्तों पर बैठने की हिदायत कर दी गई। इस दौरान सलमान अकरम राजा ने अदालत से कहा कि हमारा एतराज़ नहीं सुना तो फैसला मुअत्तल हो जाएगा। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि फौजदारी केसेस में कोई फैसला दूसरी जानिब को नोटिस किए बगैर मुअत्तल नहीं होता। अभी फैसला मुअत्तल नहीं हुआ और नोटिस के बगैर नहीं हो सकता। इस दौरान सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने एतराज़ उठाते हुए कहा कि हुकूमत निजी वकला की खिदमात कैसे हासिल कर सकती है। तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब देते हुए कहा कि निजी वकला की खिदमात के लिए कानूनी तकाजे पूरे किए हैं, मुनासिब होगा कि पहले दरख्वास्त गुजारों को सुन लिया जाए। तो एक बार फिर सलमान अकरम राजा ने सदा की कि अदालत मिलिट्री ट्रायल कलअदम करार देने का फैसला हमें सुने बगैर मुअत्तल नहीं कर सकती। जिसके बाद अटॉर्नी जनरल ने अदालत से कहा कि मैं पहले वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस को वक्त देना चाहता हूँ। जिसके बाद ख्वाजा हारिस ने दलाइल देते हुए कहा कि आर्मी एक्ट के सेक्शन 21 में तरमीम 1967 में हुई। तरमीम के जरिए सिविलियंस के आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल की इजाज़त दी गई। आर्मी एक्ट की तरमीम के तहत सिर्फ 102 अफराद का नहीं, फौजी तंसीबात पर हमले या वरगलाने वालों का ट्रायल होता है। अदालत ने आर्मी एक्ट की शिकों को ही 4-1 के तनासुब से कलअदम करार दे दिया। जिसके बाद ख्वाजा हारिस ने खुसूसी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ फैसला पढ़कर सुना दिया। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क देते हुए कहा कि 2 लाइनों में एक कानून की पूरी सेक्शन को ही कलअदम करार दे दिया गया। इस दौरान ख्वाजा हारिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसलों में पहले इन दफात को बरकरार रखा गया था। FB अली केस में इन दफात को बरकरार रखा गया था। FB अली केस में 8 रुकनी बेंच का फैसला था। हालिया फैसले में 5 रुकनी बेंच ने 4-1 की अक्सरियत से इन दफात को कलअदम करार दिया। 21वीं आईनी तरमीम के केस में भी इन दफात को बरकरार रखा गया था। हर सिविलियत का ट्रायल
फौजी अदालतों में नहीं हो रहा, सिर्फ उन सिविलियंस का ट्रायल फौजी अदालत में होगा जो कौमी सलामती के लिए खतरा है, जिस वजह से सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फैसले की वजूहात आने दें, देखना होगा कि नकात पर फैसले में क्या राय दी गई है। जस्टिस इरफान सादत ने रिमार्क्स दिए कि मुनासिब होगा कि तफसीली फैसले का इंतजार कर लें, जिस पर ख्वाजा हारिस ने अदालत से कहा कि तफसीली फैसले का इंतजार करना है तो अदालती हुक्म मुअत्तल करना होगा। फौज की तहवील में 104 अफराद 7 माह से हैं, मुल्जिमान के लिए मुनासिब होगा कि उनका ट्रायल मुकम्मल हो जाए। लतीफ़ खोसा ने हुक्म इम्तना की मुखालफत करते हुए कहा कि जिन जजों ने मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला दिया वो भी इसी सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उनका ट्रायल का रदम करार देने वाला फैसला आया नहीं तो ट्रायल दोबारा कैसे चलेगा। जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क्स दिए कि फिर ये एपलेट अदालत बनी क्यों है, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल वाली दफात तो कलदम हो गई, वो दफात कलदम ना करते ना जो हमारे बच्चों को शहीद कर रहे हैं, उनका किस कानून से ट्रायल करें। सेक्शन 21D कलदम होने के बाद दहशतगर्दों का ट्रायल कहाँ होगा जिन्होंने कल 23 जवान शहीद किए, उन सिविलियंस का ट्रायल अब किस कानून के तहत होगा। तो वकील सलमान अकबर राजा ने जवाब दिया कि हमें जब सुना जाएगा तो हम इन सवालों पर भी तसल्ली बख्श जवाब देंगे। सेक्शन 21D 1967 में आया, जिसके बाद 1973 में आइन आया, बुनियादी हुकूक को आइन में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जिस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि एक तो बुनियादी हुकूक पता नहीं हमें कहां लेकर जाएंगे। इस मौके पर अदालत ने सवाल किया कि क्या तहवील में लिए गए मुल्जिमान के ट्रायल मुकम्मल हो गए थे, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कुछ मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो गई थी, कुछ पर होना थी, बहुत से मुल्जिमान शायद बरी हो जाएं, जिन्हें सजा हुई वो भी 3 साल से ज्यादा नहीं होगी। तो जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आपको कैसे मालूम है कि सजा 3 साल से कम होगी, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि कम सजा में मुल्जिमान की हिरासत का दौरानिया भी सजा का हिस्सा होगा। इस मौके पर जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने सवाल किया कि जो बरी होने वाले हैं उन्हें जमानत क्यों नहीं दे रहे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि 9 मई के मुल्जिमान को ज्यादा संगीन सजाओं वाली दफात से भी चार्ज किया जा सकता था। संगीन दफात इसलिए नहीं लगाई कि बेशक वो गुमराह थे मगर हमारे शहरी हैं। सलमान अकबर राजा ने मुदाखलत करते हुए अदालत को बताया कि हम गैर आईनी ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। इस दौरान जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क दिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में जो कर्नल साहब या मेजर साहब के सुनते हैं, क्या वो जमानत देने का इख्तियार भी रखते हैं या फिर वो सजा देने का ही इख्तियार रखते हैं। जैसे हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क दिए कि अपीलें खारिज हो गई तो क्या 102 अफराद को रिहा कर दिया जाएगा, तो अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि हाँ, अपीलें खारिज होने पर 102 अफराद को रिहा कर देंगे। इस मौके पर फरीकैन के वकील ने अदालत से दरख्वास्त की कि इस्तदा है कि फैसला मुअत्तल ना करें। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि जहां आपने 40 दिन इंतजार किया है वहां 15 दिन मजीद रुक जाएं, हम इस केस पर जल्द फैसला कर देंगे। तो एतजाज हसन ने जवाब दिया कि मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा राय दे चुके हैं कि मिलिट्री कोर्ट्स जैसी अदालतों में फेयर ट्रायल नहीं हो सकता, सिर्फ अपील दायर होने पर हुक्म इम्तना नहीं हो सकता। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने रिमार्क दिए कि अगर किसी फैसले के असरात मुरत्तिब हो रहे हो तो हुक्म इम्तना भी जारी होता है। जिसके बाद अदालत ने इस मामले पर फैसला महफूज कर लिया और कुछ वक्फे के बाद अदालत ने फैसला सुनाते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल कलदम करार देने का फैसला मुअत्तल कर दिया और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की इजाजत दे दी। साथ ही हुक्म दिया कि अपीलों पर फैसले तक 102 गिरफ्तार अफराद के ट्रायल का हतमी फैसला जारी नहीं किया जाएगा और फौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फैसला सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत होगा। साथ ही अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। और अहम बात यह कि सुप्रीम कोर्ट ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का रदम करार देने का फैसला 5-1 की अक्सरियत से मुअत्तल किया है, जबकि जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने 5 जजेस के फैसले से खिलाफ करते हुए फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल जारी रखने की मुखालफत की। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने इस पेशरफ्त पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला दस्तूर के खिलाफ जुडिशल कू से किसी तौर कम नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बुनियादी इंसानी हुकूक पर कारी ज़र्ब है। नजरसानी करने वाले लार्जर बेंच के एक रुकन ने भी आज के फैसले से इख्तिलाफ किया है। दौरान समाअत बेंच के बाज़ अरकान के रिमार्क्स भी तशवीश का सबब है, यानी इस पूरे मामले पर एक तनाज़ा खड़ा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के 6 रुकनी बेंच ने अपने ही 5 रुकनी बेंच का फैसला मुअत्तल कर दिया है और जब 4 दिन पहले इस केस की अपीलों को सुनने के लिए ये 6 रुकनी बेंच बना था तो इस हवाले से 5 रुकनी बेंच के सरबरा, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस और बेंचेस की तश्कील और मुकदमात मुकर्रर करने वाली जजेस कमेटी के रुकन जस्टिस एजाजुल एहसन ने 11 दिसंबर को मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक बनने वाले नए बेंच की तश्कील से मुतालिक सवाल उठाए थे और दावा किया था कि चीफ जस्टिस काजी फाइज से इत्तफाक हो गया था कि इस केस में सीनियर मोस्ट जजेस पर मबनी 7 रुकनी बेंच बनाया जाएगा, लेकिन फिर 6 जजेस पर मबनी एक बेंच बनाया गया जिसमें सीनियर जजेस को शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा ये सवाल भी उठ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज खुद इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बने और जस्टिस अतर मिनल्लाह को इस बेंच का हिस्सा क्यों नहीं बनाया, जो बतौर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इंसानी हुकूक और शख्सी आज़ादी के हवाले से अहम फैसले देते रहे हैं।
आज की समाज से मुताल्लिक बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाली नुमाइंदा जियो न्यूज़ मरियम नवाज हमारे साथ मौजूद हैं, जो आज की समात में भी मौजूद थी। मरियम, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर एक बड़ी गर्मा गर्मी नजर आ रही है, जैसे सरदार तारिक मसूद बहुत बरहम नजर आए हैं और एक जज साहब की तरफ से, जैसे सरदार तारिक मसूद साहब की तरफ से ये रिमार्क्स दिए जाना कि एक तो बुनियादी हुकूक पता नहीं हमें कहां लेकर जाएंगे। जाहिर है ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि बुनियादी हुकूक ही इस मुल्क को आगे लेकर जाएंगे, मगर एक बड़े सख्त रिमार्क्स उनकी तरफ से इस किस्म के आना, क्या माहौल बन गया था जो ये सब हो रहा था? शाहजेब, आज जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो समाअत के आगाज़ में एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि जैसे मामूल के मुताबिक अपीलों पर पहले अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे और उसके बाद दूसरी जानिब को नोटिस होगा, लेकिन आज माहौल टोटली तब डिफरेंट हो गया जब समाअत शुरू हुई और तमाम तर वो वकला जो कि मरकज़ी केस के अंदर इस दरख्वास्त गुजार थे, यानी जवाद ख्वाजा के वकील के अलावा तमाम तर वकला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते, जिसमें लतीफ़ खोसा थे, सलमान अकरम राजा थे, उसके अलावा एतजाज़ एहसन मौजूद थे रोस्टम पे, वो सारा टाइम समाअत में रोस्टम पर मौजूद रहे और उन्होंने जो मतलब जजेस के साथ जो कन्वर्सेशन थी उससे ज़्यादा वकला की आपस में बहस होती रही। अटॉर्नी जनरल भी आज गुस्से में आ गए, जो कि उनके यूजुअल जो उनका रवैया है उससे बड़ा बरखिलाफ था उनका ये रवैया आज। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस केस की समाअत हो रही थी तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जो दरख्वास्त गुजार जो है मेन केस के अंदर वो अपना ये मुद्दा एक दफ़ा रख चुके हैं अदालत के सामने, तो वो रोस्टम से हट नहीं रहे थे। जजेस से ये पूरी सिचुएशन भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। जैसे सरदार तारिक मसूद ने बार बार इन वकला से ये कहा कि आप अपनी नशिस्तों पर बैठ जाएं, लेकिन मुसलसल वो तमाम वकला जो है वो खड़े रहे और एक अजीब किस्म की जिसे कहते हैं तूफान सा था अदालत में, और समझ नहीं आ रहा था कि वकला आपस में बहस करे हैं, बेंच के साथ बहस करें। और इस सारे के बीच में जो पहला एतराज़ उठाया गया वकला की जानिब से जो कि मेन केस के अंदर दरख्वास्त गुजार थे, लतीफ़ खोसा, सलमान अकरम राजा वगैरह ने ये एतराज़ उठाया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद बेंच से अलग हो जाएं। तो उस पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद बरहम हो गए और उन्होंने कहा कि वो नहीं होते बेंच से अलग, आप क्या कर लेंगे। तो उसके बाद अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि जिनका ये एतराज़ है, यानी जवाद ख्वाजा का एतराज़ है और उनके वकील तो अदालत में मौजूद ही नहीं है, और ये एक बड़ा अनयूजुअल सी बात थी कि उन्होंने एक दरख्वास्त भी दायर की 2 दिन पहले और आज खुद उनके जो वकील हैं ख्वाजा अहमद हुसैन वो आज अदालत में मौजूद नहीं थे, और दीगर वकला उनकी दरख्वास्त के ऊपर इन्हिसार करके अदालत से ये कह रहे थे कि आप नया बेंच तश्कील दें। तो इस पर अदालत बरहम नजर आई। उसके बाद जब इस केस के मेरिट्स के ऊपर दलाइल शुरू हुए आज अपीलों के ऊपर, तो उस पर भी ख्वाजा हारिस के दलाइल जो थे वो थोड़े पुरअमन तरीके से हुए, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा तमाम वकला रोस्टम पर आ गए। और जब ख्वाजा हारिस ने ये अदालत से इस्तदा की कि अगर अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी करना है थोड़े ज़्यादा दिनों के लिए, तो फिर बेहतर है कि वो पहले जो 23 अक्टूबर का फैसला है सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को कलअदम करार देने का, उसको मुअत्तल कर दे और ये अबूरी रिलीफ हुकूमत को दे दिया जाए। और बेंच जब इस तरफ जो है वो उसका थोड़ा झुकाव नज़र आया तो फिर से सारे वकला रोस्टम पर आ गए और एक दफ़ा दोबारा वो बहस शुरू हो गई, जिसमें वकला ने एक दूसरे को रोक रोक के बार बार कोशिश की। सलमान अकरम राजा बात करते थे तो एतजाज़ एहसन रोक देते थे, एतजाज़ एहसन बात करते थे तो लतीफ़ खोसा रोक देते थे, और ये सब जब मिलके बोलना शुरू करते थे तो अटॉर्नी जनरल भी हमें बरहम नजर आ रहे थे। तो ये इस तरह का आज अदालत में माहौल था। शुरू में जजेस बरहम थे, लेकिन बाद में जजेस कोशिश करते रहे कि किसी तरह वकला को चुप करा के वो बात करें। एक मौके पर तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि आपको, यानी PTI के वकला को मुखातिब करके कहा कि आपको आदत हो गई है कि अदालत फौरी रिलीफ दे दे, लेकिन ऐसा नहीं होता। पहले अपील को सुनेंगे, अपीलों पर सुनने के बाद आपको नोटिस करेंगे, नोटिस करने के बाद ये देखेंगे कि जो फैसला है उसको बरकरार रखा जाएगा या नहीं। उसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी आज किस तरह से अपना माइंड काफ़ी हद तक डिस्क्लोज कर दिया कि उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 21D और सेक्शन 57 है आर्मी एक्ट का, उसको कलअदम 2 लाइनों में अदालत ने फैसला देकर उसको कलअदम करार दे दिया। और उन्होंने कहा कि अगर आप एक एक्ट को ही ख़त्म कर देंगे तो मुस्तकबिल में जो भी इस तरह के कार्रवाइयाँ करेगा या जुर्म करेगा तो उस पर किस तरीके से उसका ट्रायल होगा। उसके अलावा जब समाअत के दौरान बुनियादी हकूक़ का हवाला दिया सलमान अकरम राजा ने, तो एक मौके पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने यह भी कहा कि जो 102 अफराद गिरफ्तार हैं उनसे मुतालिक हमें क्या मालूम कि उन्होंने कितना ग्रेव किस्म का जुर्म किया है, यानी उन्होंने कितना संगीन जुर्म किया है, तो इसलिए ये तय अदालत नहीं कर सकती। अभी उनका ट्रायल जहाँ चल रहा है फिर वो चलने दिया जाएगा। और फिर अदालत ने यही फैसला दिया, यानी जो अटॉर्नी जनरल बार बार ये बात अदालत के सामने कर रहे थे कि क्योंकि ट्रायल किसी हद तक उनके जो है वो दरमियान में पहुँच चुके हैं, फ़र्द जुर्म कुछ लोगों पर आयद हो चुकी है, गिरफ्तार 102 अफराद पे, और मुमकिन है कि उनके ट्रायल मुकम्मल हो जाएँ और कुछ लोगों को इतनी सज़ाएँ हो जितना अरसा वो कैद में रह चुके हैं, तो बेहतर है कि उन ट्रायल्स को
मुकम्मल होने दिया जाए। तो अदालत ने आज जो हुकूमती अपीलें थी उनमें मांगा गया जो रिलीफ था वो दे दिया, लेकिन जस्टिस मुसर्रत हिलाली थ्रू आउट द हियरिंग उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और वो नहीं किसी भी तरह से इन जो उनके सामने दलाइल दिए जा रहे थे उनसे मुतासिर हो रही थी। और फिर यही हुआ कि अदालत ने इस फैसले को तकरीबन जो फैसला 23 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल करने से मुतालिक आज अदालती हुक्म था उसको 1.5 घंटा महफूज रखा, जिसकी मुशावरत होती रही एतजाज हसन साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान भी क्या बहस होती रही? असल में हो ये रहा था कि जब सलमान अकरम राजा साहब बात करने की कोशिश करते थे तो एतजाज हसन चाहते थे कि उनकी बात सुनी जाए, और एतजाज हसन बोलते थे तो सलमान अकरम राजा की एंजाइटी थी कि वो बात करें। तो वकला क्योंकि थे तो सारे एक ही तरफ को, लेकिन उनका ये एक दूसरे से आगे बढ़ने की एक दौड़ थी आज अदालत के अंदर। और इस तरह से जब से चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ओहदा संभाला है कम ही इस तरह से देखने को मिला कि इस तरह वकला जमा हो जाए, क्योंकि वो रोस्टरम पर वकला को जमा नहीं होने देते। लेकिन आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के बेंच में हमें यकसर मुख्तलिफ किस्म के एक जो है वो देखने को मंजर मिला कि वहाँ पर हुकूमती वकला भी बरहम थे और जो दूसरी जानिब से वकला थे वो बगैर नोटिस के रोस्टरम पर मौजूद थे, लेकिन वो भी रोस्टरम से हटने को तैयार नहीं था। तो अदालत में जो पूरी प्रोसीडिंग चल रही थी वो इतनी कन्फ्यूजिंग और इतनी अदालत के लिए भी संभालना मुश्किल हो रही थी कि जो पर्टिनेंट क्वेश्चन आज पूछे जाना चाहिए था अदालत की जानिब से कि अगर 23 अक्टूबर का ऑर्डर था उस पर अब तक अमल हुआ या नहीं हुआ, और उन जो अफराद जो 102 अफराद पकड़े गए हैं उनका क्या मुस्तकबिल होगा, ये अदालत को पूछने का मौका भी नहीं मिला। बल्कि बेंच के रुकन जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने अटॉर्नी जनरल से ये सवाल ज़रूर किया कि जो 102 अफराद हैं अगर ये अपीलें खारिज हो जाती हैं वफाकी हुकूमत की और सूबाई हुकूमतों की तो उसके बाद क्या उनको छोड़ा जाएगा। तो इस जवाब पर अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि बिल्कुल छोड़ दिया जाएगा। हालांकि अदालत को सवाल आज यही पूछना था और यही एक्सपेक्ट भी किया जा रहा था कि जो 23 अक्टूबर का ऑर्डर है उसके बाद उन 102 अफराद को ज़मानत दी गई है और उनके ट्रायल्स जो हैं वो यूजुअल फौजदारी अदालतों में चले हैं या नहीं। लेकिन आज अदालत में जो अहवाल था वो बहुत ही अजीबो गरीब था। इस तरह की सूरत हाल इन दिनों में तो बहुत शुक्रिया मुनीम नवाज इस हवाले से तफसीलात बता रही थी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में आज एक और तनाज़ा सामने आ गया है। आज अडियाला जेल में समाअत के बाद टीवी पर खबरें चल गईं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है और कल से बाकायदा ट्रायल शुरू होगा। लेकिन दोनों मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। मगर कुछ ही देर बाद पीटीआई के वकला ने इन खबरों की तरदीद कर दी। इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने अडियाला जेल के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, ना कोई दस्तखत हुए और ना कोई अंगूठा हुआ। आज एक दफ़ा फिर जो चार्ज फ्रेम करने की जो एक्सरसाइज थी उसमें आज दोबारा सरकार जो है वो कामयाब नहीं हो सकी और ये चार्ज बिल्कुल फ्रेम करना दोबारा जल्दबाजी में है भी बिल्कुल नामुनासिब। बड़ी हैरत की बात है, यहाँ इतने सारे गवाह जो अंदर से आए हैं, हमारे सामने कोई चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, हमारे सामने कोई दस्तखत नहीं हुए, कोई अंगूठा नहीं हुआ। सो मुझे जो आप बात बता रहे हैं मुझे वो उसमें ज़रा सी भी सदाकत नज़र नहीं आ रही। जज साहब के आगे चार्ज था, उन्होंने उस चार्ज को वो देखते रहे और हमारी एप्लीकेशंस पर बहस सुनते रहे। मगर जेल के बाहर ही एफआईए के स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार अब्बास नकवी ने फर्द जुर्म आयद होने की तस्दीक कर दी और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जज साहिब ने चार्ज फ्रेम कर दिया है और शवाहिद के लिए कल की तारीख दे दी। सर फर्द जुर्म आयद हो गई, आज फर्द जुर्म आयद हो गई है और कल के लिए रखा हुआ एविडेंस के लिए। अच्छा कल तक सेक्शन 14 नहीं, समाअत कल तक मुलतवी हुई है, सिर्फ फर्द जुर्म आयद हुई है आज नहीं। फर्द जुर्म आयद होने के बाद जज साहब ने उसको कहा है एविडेंस, कल हम एविडेंस लेकर आएंगे। ठीक है, अच्छा कल एविडेंस के लिए सिर्फ कर रखी समाअत। बेसिकली जज साहब ने सारा सुनने के बाद चार्ज फ्रेम कर दी है, उसके बाद जो है वो उन्होंने एविडेंस के लिए रखने था तो कल की तारीख दी है उन्होंने। अच्छा सर ये बताइए कि मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है? सेहत जुर्म से इनकार किया है। कल हम वो जो पहले 4-5 विटनेसेस जो हो चुके हैं उनकी हम जो है वो कोई और थोड़ी सी डिटेल कोई है तो जरा शेयर कर दें। बस हमारी हद तक इतनी है। अडियाला जेल के अंदर समाअत के दौरान असल में हुआ क्या था, इस हवाले से समाअत के दौरान मौजूद सहाफ़ियों ने हमें बताया है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद हो गई है। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात ने मुल्जिमान के सामने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई, जिस पर इमरान खान ने एतराज़ भी किया, लेकिन जज साहब ने उन्हें टोक दिया और फर्द जुर्म पढ़कर मुकम्मल कर दी। इसके अलावा जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शब्बीर डार के जरिए हमें चार्जशीट की तफसीलात मौसूल हुई हैं। मुल्जिमान पर फर्द जुर्म 3 मुख्तलिफ इल्ज़ामात के तहत सुनाई गई हैं। एफआईए की चार्जशीट के मुताबिक मुल्जिमान यानी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 15 अगस्त को साइफर केस का मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिमान खुफिया दस्तावेज़ात की मालूमात से मुताल्लिक राब्तों में मुलविस पाए गए। 7 मार्च 2022 को वाशिंगटन से मौसूल होने वाले साइफर टेलीग्राम को गैर मुतल्लिक अफराद को सौंपा गया और
साइफर के हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। चार्जशीट की तफसीलात के मुताबिक मुल्जिमान ने साइफर टेलीग्राम को कौमी सलामती के बरक्स ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया। 28 मार्च 2022 को बनीगाला में खुफिया इजलास में साइफर मंदरजात का गलत इस्तेमाल किया गया। साबिक वजीर आजम ने साबिक सेक्रेटरी आजम खान को साइफर के मिनट्स अपने अंदाज से तैयार करने की हिदायत दी। साबिक वजीर आजम इमरान खान ने बदनीयती से जानबूझकर उसे अपनी तहवील में रखा और अहम तरीन सरकारी दस्तावेज को गैर कानूनी तौर पर अपने कब्जे में रखा। मुल्जिमान ने खुफिया राब्तों के तरीक़ाकार में रियासत के साइफर सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। मुल्जिमान की जानिब से साइफर टेलीग्राम पर बदनीयती से रियासत को नुकसान पहुंचा। चार्जशीट के मुताबिक अमरीका में साबिक सफीर डॉक्टर असद मजीद ने डोनाल्ड डू को पाकिस्तान हाउस में दोहराना दिया। मुलाकात के मिनट साइफर टेलीग्राम के जरिए सेक्रेटरी खारजा को भिजवाए गए। साइफर टेलीग्राम को वजारत खारजा के मुतालिका सेक्शन की हिफाजती तहवील में दिया गया। कवायद व ज़वाबित के मुताबिक साइफर इंतहाई अहम और खुफिया दस्तावेज होने की वजह से किसी सूरत भी शेयर नहीं किया जा सकता। चार्जशीट के मुताबिक इमरान खान ने बतौर वजीर आजम और शाह महमूद कुरैशी ने बतौर वजीर खारजा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुल्जिमान ने 27 मार्च 2022 को सीक्रेट डॉक्यूमेंट को अवामी रैली में लहराया। मुल्जिमान ने जानबूझकर जाती मफादात के लिए साइफर को इस्तेमाल किया। मुल्जिमान के गैर कानूनी इकदाम से मुल्क की तशख्खुस, सिक्योरिटी और खारजा मामलात को नुकसान पहुंचा। बतौर वजीर आजम साइफर इमरान खान के कब्जे और कंट्रोल में था, जो वजारत खारजा को वापस नहीं किया गया। ज़राए के मुताबिक दोनों मुल्जिमान ने फर्द जुर्म से इनकार किया। फर्द जुर्म सुनते ही शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि सैकड़ों साइफर देखे हैं, लेकिन ये उनमें से मुनफरिद था। वजीर खारजा को दुनिया भर में चीफ डिप्लोमेट कहा जाता है। एक मरासला आता है जो चीफ डिप्लोमेट की नज़र से नहीं गुजारा जाता। मेरी नज़र से साइफर ओझल रखने की कोई तो वजह होगी। 8 मार्च को फ़ोन पर असद मजीद से बातचीत हुई। असद मजीद से पूछिए, फिर हक़ाइक़ कौम के सामने आएंगे। चीज़ों को खुफिया रखकर एक तरफा ट्रायल ना चलाया जाए। मैं बेगुनाह हूँ, लेकिन मुझे सज़ा देना चाहते हैं। इस सूरत हाल में कल साइफर केस से मुतालिक इमरान खान की एक और दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है, जिसमें खुसूसी अदालत की तरफ से साइफर केस में फर्द जुर्म आयद करने की तारीख देने के 4 दिसंबर के फैसले को चैलेंज किया गया है। ये केस कल जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब सुनेंगे। इस केस के साथ साथ आज नैब के तोशाखाना केस में एहतसाब अदालत ने इमरान खान की अबूरी जमानत खारिज कर दी है, जिसके बाद इस केस में भी इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दूसरी जानिब परसों इस्लामाबाद के सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरई निकाह केस को काबिल समाअत करार दे दिया था, जिसका आज तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है, जिसमें जज ने केस काबिल समाअत करार देने की वजूहात बयान करते हुए लिखा है कि दरख्वास्त गुजार खावर मानिका के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि यह दरख्वास्त पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 496 और 496 बी के तहत दायर की गई है। रिकॉर्ड के जायजे से जाहिर होता है कि बुशरा बीबी के साबिका शौहर दरख्वास्त गुजार खावर मानिका ने इस अदालत में शिकायत दायर की है, जिसमें उनका दावा है कि इमरान खान ने पीरी मुरीदी के बहाने से बुशरा बीबी से राब्ता कायम किया और इन्हीं ताल्लुकात की वजह से उन्होंने बुशरा बीबी को नवंबर 2017 में तलाक दे दी, लेकिन इद्दत मुकम्मल होने से पहले ही बुशरा बीबी और इमरान खान ने शादी कर ली। तहरीरी हुक्मनामे के मुताबिक इस दरख्वास्त में लगाए गए इल्जामात को निकाह ख्वाह मुफ्ती मोहम्मद सईद, पहले निकाह के चशमदीद गवाह चौधरी और खावर मानिका के घरेलू मुलाजिम मोहम्मद लतीफ़ के बयानात के जरिए सपोर्ट किया गया है। दरख्वास्त गुजार और तीनों गवाहों के हल्फ पर बयानात से इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ बादी नज़र में केस बनता है। इसलिए आला अदालतों के मज़कूरा फैसलों पर इन्हिसार करते हुए मैं समझता हूँ कि CRPC के सेक्शन 204 के तहत जवाब दहिंदगान के खिलाफ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी ग्राउंड्स मौजूद हैं। लिहाजा यह दरख्वास्त मंजूर की जाती है और 14 दिसंबर से समाअत का बाकायदा आगाज़ किया जाएगा। क्योंकि इमरान खान जेल में हैं तो उन्हें ई कोर्ट के जरिए शामिल किया जाएगा, जबकि बुशरा बीबी ज़ाती हैसियत में पेश होंगी। अब कल इस केस की समाअत मुकर्रर है, जिसमें बुशरा बीबी को ज़ाती हैसियत में तलब किया गया है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, एक और खबर पर बात करेंगे। लंदन से पाकिस्तान वापसी तक नून लीग के कायद नवाज शरीफ का बयानिया बार बार बदल रहा है। 2019 में जब नवाज शरीफ लाहौर से लंदन रवाना हुए थे तो मज़ाहिमत और एहतसाब का बयानिया अपनाए हुए थे। फिर लंदन में क़याम के दौरान भी यही बयानिया जारी रखा और पाकिस्तान वापसी से पहले 19 सितंबर को एक सख्त बयान भी दिया, जिसमें साबिक जजेस और जर्नैलों के एहतसाब की बात की। लेकिन 21 अक्टूबर को जब नवाज शरीफ लाहौर पहुंचे और मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब किया तो उनकी तकरीर में ना तो किसी जज का नाम था और ना ही किसी जर्नैल का नाम था, बल्कि इंतकाम ना लेने और मुआशी तरक्की का एजेंडा आगे बढ़ाने की बात की गई थी। लेकिन फिर गुज़िश्ता तकरीबन 2 माह के दौरान नवाज शरीफ को इंतहाई तेज़ रफ्तारी से इंसाफ मिलता रहा और इस दौरान वो कभी गर्म और कभी नरम बयानिया अपनाते रहे, मगर ज़्यादातर उनका रवैया लहजा तो नरम रहा या फिर उनकी तरफ से मुकम्मल खामोशी रही। उन पर यह तनकीद भी होती रही कि वो इक़्तिदार हासिल करने के लिए एहतसाब के बयान से पीछे हट रहे हैं। उनको नए लाडले का लक़ब भी दिया जाने लगा और ये खबरें भी आई कि नवाज शरीफ इस तासुर से परेशान हैं और इसे ख़त्म करना चाहते हैं। और अब जैसे नवाज शरीफ के खिलाफ मुख्तलिफ केसेस ख़त्म हो गए हैं, वैसे उनके बयानिए में सख्ती दोबारा आती जा रही है। पहले एवनफील्ड और फ्लैगशिप रेफरेंसेस एक ही दिन में ख़त्म हो गए और फिर 2 हफ्ते के अंदर गुज़िश्ता रोज़ अल अजीज़िया रेफरेंस में भी बरियत हो गई और आज नवाज शरीफ का एक बार फिर इंतकाम नहीं मगर हिसाब लेने का बयानिया सामने आ गया है। आज लाहौर में पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में नवाज शरीफ ने एक बार फिर साबिक जर्नैलों और जजेस के नाम लेते हुए कहा कि मैं इंतकाम लेना नहीं चाहता, लेकिन हिसाब लेना तो बनता है।
वज़ीर आज़म की छुट्टी करा रहे हैं, सिसिलियन माफिया कह रहे हैं, गॉड फादर कह रहे हैं। आप जजेस कभी इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं? मैंने क्या बिगाड़ा था वो उस बेंच का? उसी बेंच का ऑर्डर था कि इसके खिलाफ मुकदमे किए जाए नवाज शरीफ के खिलाफ। जिस जज ने मेरे खिलाफ फैसला सुनाया था, जस्टिस एजाजुल हसन को मॉनिटरिंग जज लगा दिया। मतलब ये है कि जी आपने इंश्योर करना है कि नवाज शरीफ को सजा होगी और जल्दी से जल्दी होगी। उनमें से एक जज था अजमत, उनकी कोई अजीजा थी जिसका कोई प्रमोशन का केस था। किसी केस में या उस केस में वो कहते हैं जनाब नवाज शरीफ को पता होना चाहिए अडयाला जेल में बहुत जगह है, मैं वज़ीर आज़म हूँ। जज साहब ये रिमार्क्स पास कर रहे हैं अपने मुल्क के वज़ीर आज़म के खिलाफ। उनकी ख्वाहिश तो उस वक्त से थी मुझे अडयाला जेल भेजने की। मैंने लाहौर आके ये कहा था 21 अक्टूबर को कि मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। ये साजिश है और 25 करोड़ अवाम को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये काम किया और क्यों किया? मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है, ना कभी किसी और के खिलाफ कभी कोई साजिश की है। जिन्होंने कौम के खिलाफ इस तरह के काम किए, मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं उनको कह दूं कि जनाब मैं भूल गया हूं। जो जो इसका जिम्मेदार है उसका हिसाब लिया जाना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर साथी तज्ज़ियाकार सुहेल वड़ाई साहब बहुत शुक्रिया मुझे में ज्वाइन करने के लिए। वड़ाई साहब, आपने सबसे पहले लंदन में आपकी मुलाकात हुई थी नवाज शरीफ साहब से और आके बताया था पाकिस्तान में कि नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया होगा वो अदलिया की तरफ होगा, ज़्यादातर उसका फोकस होगा। जब वो वापस आएंगे, वो वापस आए, फिर अचानक बिल्कुल ही उनका एक नरम बयानिया था, अब उन्हें रिलीफ मिला है, फिर सख्त होता जा रहा है। कोई कन्फ्यूजन है, बयानिया ढूंढ नहीं पा रहे हैं, बना नहीं पा रहे हैं, दबाव में हैं, क्या सूरत हाल नजर आती है? देखिए, जाहिर है हर सियासतदान को तजादात का सामना होता है। अब मसला ये है कि जो पुरानी मकदरा है जिसमें जनरल बाजवा थे, जनरल रहील शरीफ थे, उनसे उनको बड़े जेन्युइन गिले हैं और वाकई ही उन्होंने बढ़िया ज्यादतियां की थी नवाज शरीफ के साथ। तो लेकिन अब जो नई मुकतदरा है वो उन्हें सपोर्ट कर रही है, तो एक बड़ा तजाद आ गया। अब वो पुरानी मुक्तदरा को की जो पर तनकीद करते हैं और जो नई मुक्तदरा है उस ज़ाहिर है उसके साथ चल रहे हैं। इसी तरह जो पुरानी अदलिया है उसने उनके खिलाफ फैसले दिए, जैसे शेख खजमत सईद साहब हैं, जैसे जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं, जैसे जस्टिस खोसा साहब हैं, जैसे जस्टिस साकब निसार साहब हैं, तो इनसे उन्हें गिले हैं। और लेकिन आज की जो अदलिया है वो उन्हें रिलीफ दे रही है, तो यहाँ भी एक तजाद आ गया। अब वो उस तजाद से निकलने के लिए उन्होंने यही बयानिया अपनाया कि उनके नाम लिए जाए और चले इंतकाम नहीं तो उन्होंने हिसाब का नाम लिया है। लेकिन दरअसल बात यह है कि बयानिए में ये चीजें चले जरूर शामिल करें, क्योंकि उनको अपने पिछले बयानिए और नए बयानिए में एक मुताबिकत पैदा करनी है, जरूरी है, क्योंकि इतना तजाद पैदा हो रहा था। लेकिन असल बात तो यह है कि आगे मुल्क को कैसे लेके चलेंगे, इकोनॉमिक एजेंडा क्या होगा नंबर 1, और नंबर 2 पॉलिटिकल एजेंडा क्या होगा। तहरीक, देखिए इस वक्त मामला ये जजेस वाले से ज्यादा इस वक्त मामला ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ उनकी ट्रीटमेंट क्या होगी, उस बारे में भी उन्हें बोलना चाहिए कि वो क्या करेंगे। तो बाकी ये बात है कि जो जिन लोगों ने गलत किया हुआ है उनको भुगतना चाहिए, मेरी तो जाती राय है। जिन जजेस ने जस्टिस मुनीर से लेके आज तक और जिन जर्नैलों ने मार्शल लॉ लगाए हैं उनके खिलाफ कम से कम अलामती फैसले तो आने चाहिए। सब और इस सारे सिनेरियो में आपको लगता है कि नवाज शरीफ साहब के पास इस चीज के बावजूद, इस बात के बावजूद कि इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, उनकी बात बाहर नहीं आ रही है, कोई एक ताकतवर बयानिया है नवाज शरीफ साहब के पास जो कि ज़ाहिर एक बहुत बड़ा यूथ वोटर है जो कि सामने आया है, उसको जाकर अपील कर सके? कोई बयानिया, कोई ऐसा पैगाम है उनके पास, या अभी इस वक्त मिसिंग है पूरी नून लीग के पास ही और खासतौर पर नवाज शरीफ साहब के पास वो बयानिया? नहीं, देखिए इस वक्त जो डिवीजन है वो बड़ी स्ट्रांग है। और वो डिवीजन क्यों है? देखिए जब भी कोई मजलूम होता है ना, पाकिस्तान की ये रवायत रही है, तो मजलूम का वोट बैंक तोड़ना मुश्किल हो जाता है। ये ठीक है कि इस वक्त नवाज शरीफ अकेले ही लड़ रहे हैं, उनके मुखालिफ कोई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नवाज शरीफ जब तक नंबर 1 ये साबित नहीं करते कि भाई मैं मुल्क के अंदर क्या तब्दीलियां लाऊंगा, जब तक लोगों को कोई नया ख्वाब नहीं दिखाते,
उस वक्त तक कैसे लोग कन्विंस होंगे? भुट्टो साहब जो हैं उनको गए हुए कितने साल हो गए इस दुनिया से, लेकिन आज भी आप सिंध में देखें, पंजाब में देखें, जियाले मौजूद हैं जो उस कत्ल को, उस गम को भूलने के लिए तैयार नहीं है। इसी तरह जब भी किसी पार्टी को के साथ जुल्म होता है या वो मजलूम होती है तो उसका वोट बैंक तादेर कायम रहता है। हाँ, ये सही है कि ये वोट बैंक इतना नहीं होता कि वो पूरे मुल्क की मेजॉरिटी हो। वो जाहिर है पार्टी के वोट बैंक हमारे देहात में कम होते हैं, इसलिए वो पार्टियां, आपने देखा कि 1985 में पीपल्स पार्टी जो थी उसको बाईपास कर दिया गया और नए लोग आ गए। अब भी ये होगा कि इलेक्टेबल जो होते हैं छोटे शहरों के अंदर वो लीड ले जाएंगे, क्योंकि मद्दे मुकाबल कमजोर होगा या होगा ही नहीं। लेकिन बहरहाल पीटीआई का वोट बैंक जो है फिलहाल नहीं टूट रहा, और नवाज शरीफ साहब के लिए एक अल्टरनेट रास्ता ये है कि वो इसको भुला आके खासकर पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन की भी बात करें और इकोनॉमिक एजेंडे जो है उस पे जोर दें। दो चीजें और सर साहब, इस सब में जो ये नून लीग ये कॉन्फिडेंस का इजहार कर रही है कि जी जो पंजाब के दही इलाके हैं वहां तो हम बड़े स्ट्रांग हैं, और जो शहरी इलाके हैं वहां पे भी ये जो पीटीआई की लहर का तासुर पैदा किया जाता है वो उतना बड़ा है नहीं, वो भी हम अच्छे मुकाबले की सूरत हाल में है। आपके ख्याल में दुरुस्त है दही इलाकों और शहरी इलाकों के बारे में जो पंजाब की ये दावा कर रहे हैं? देखिए, देही इलाकों में फर्ज देखे ना, दो मुतारब गिरोह होते हैं या धड़े, हम इसको पंजाब में कहते हैं, सिंध में पता नहीं क्या कहते हैं, लेकिन धड़े जो होते हैं, जाहिर है अगर दोनों धड़े जो हैं वो गवर्नमेंट की साइड पे होंगे और या नून की साइड पे होंगे या एक धड़ा गायब हो जाएगा तो जाहिर है एक वॉक ओवर है ना, तो वो वॉक ओवर वाली सूरत हाल हो जाएगी दही हल्कों में। लेकिन शहरी हल्के अनप्रेडिक्टेबल हैं। अभी ये नहीं पता कि भाई जो बज़ाहिर ऐसा लगता है कि पीटीआई मेजॉरिटी में है, और अगर आपने लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी उनको तो फिर पीटीआई जो है वो शहरों में जीत जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा ये भी लगता है रियलिस्टिकली कि ऐसी लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई अभी फिलहाल चांस नहीं है इलेक्शन तक अभी। और इमरान खान साहब की जो फेट है इलेक्शन तक वो भी नजर आ रही है कि उनको नायल भी करार दे दिया जाएगा, इनके वर्कर्स के खिलाफ मिलिट्री ट्रायल भी होंगे, तो इसका मतलब है और खौफ और नाउमीदी जो है वो फैलाई जाएगी। तो जब वो उसका होगा तो उससे वोटर जो है वो बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन फिर भी इस बात का चांस तो हर वक्त होता है कि इसके बावजूद वोटर निकल जाए, उसका कोई हल नहीं है इस वक्त इनके पास। बहुत शुक्रिया सुरभाई साहब, तज़किया दे रहे थे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। पाकिस्तान ने एक अहम फैसला किया है, क्या इत्तलात है, बात करेंगे एक बेहतर। गुज़िश्ता रोज़ दहशतगर्दों के डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी पोस्ट पर हमले के बाद इस वाक़े पर पाकिस्तान की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। पीर और मंगल की रात को डेरा इस्माइल खान में 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 25 फ़ौजी शहीद कर दिए गए थे, जो इस साल किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े में सबसे ज़्यादा फ़ौजी शहादतें हैं। और अब इत्तलात के मुताबिक इस वाक़े के बाद पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई पर गौर कर रहा है। इस हवाले से सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हमले में मुलव्विस ग्रुप के खिलाफ कुछ सख्त और फैसला कुन कार्रवाइयाँ करने पर गौर कर रहा है, क्योंकि ये शहादतों के लिहाज से गुज़िश्ता सालों में सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने वाला सबसे खतरनाक हमला है। ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान इस घिनौने हमले में मुलव्विस मुजरिमों को सजा के बगैर नहीं छोड़ेगा। इस हवाले से अफगान हुकूमत को भी वाज़ेह पैगाम दिया गया है। इस वाक़े के बारे में कल ISPR की जानिब से जारी की गई प्रेस रिलीज के मुताबिक 12 दिसंबर की सुबह को 6 दहशतगर्दों ने दराबन में सिक्योरिटी फोर्सेस की पोस्ट पर हमला किया। दहशतगर्दों की सिक्योरिटी पोस्ट में दाखिले की कोशिश को नाकाम बना दिया गया, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों ने बारूदी मवाद से लदी हुई गाड़ी सिक्योरिटी पोस्ट से टकरा दी, जिसके बाद गाड़ी धमाके से फट गई। इस ब्लास्ट की वजह से बिल्डिंग गिरने के नतीजे में कई अमवात हुई, जिसमें 23 फौजी शहीद और तमाम 6 दहशतगर्द मारे गए। इसी साल अचानक फरवरी में सामने आने वाले ग्रुप तहरीक जिहाद पाकिस्तान ने डेरा इस्माइल खान में इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। इस नई तंजीम के बारे में कामरान यूसुफ ने अपनी खबर में लिखा है कि मुबस्सरीन का मानना है कि तहरीक जिहाद पाकिस्तान का ताल्लुक कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से हो सकता है, जो मुमकिन रद्द-ए-अमल से बचने के लिए अब एक नामालूम ग्रुप को इस्तेमाल कर रही है। डेरा इस्माइल खान में यह हमला उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान ने गुज़िश्ता माह अफगान तालिबान को दहशतगर्दों की पनाहगाहों को खत्म करने के लिए वाज़ेह वार्निंग जारी की थी। बनू में हमले के बाद पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को वाज़ेह वार्निंग दी थी कि आइंदा अगर पाकिस्तान में कोई भी दहशतगर्द हमला होता है जिसका ताल्लुक अफगानिस्तान से हो तो पाकिस्तान उसका सख्त जवाब देगा। ज़राए का कहना है कि सरहद पार हमले और अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर ड्रोन हमलों का ऑप्शन भी ज़ेरे गौर है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।